नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीषा तनेजा आहूजा। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडू फर्स्ट में। तैयारी सीटेट की अंतर्गत जो विषय मैं आज लेकर उपस्थित हुई वो है भाषा अधिगम तथा भाषा द्वारा अधिगम में अंतर। जी हाँ, बहुत पूछा जाता है ये अंतर, तो थोड़ा सा एक माइन्यूट सा जो एक लकीर है इनके बीच में, बहुत ही छोटी सी रेखा है जो कि इनके बीच में अंतर कर रही है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लर्निंग लैंग्वेज वर्सेस लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, भाषा अधिगम तथा भाषा द्वारा अधिगम में अंतर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है भाषा अधिगम की, यानी लर्निंग लैंग्वेज। भाषा यानी भाषा लैंग्वेज की बात हो रही है। अधिगम सीखना, किसी भी भाषा को सीखना। जैसे कि हम बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं, हम हिंदी भाषा सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच इत्यादि। हम जापानीज, स्पेनिश, कितनी सारी भाषाएं हम लोग सीखते हैं। तो जब हम इन भाषाओं को सीखते हैं तो हमारा क्या मकसद होता है कि हम उस भाषा को जान पाए, उस भाषा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाए। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमारी जो एक ऐसी भाषा है जो मातृभाषा है, जो हम अपने परिवार में सीखते हैं, उस मातृभाषा को सीखने के बाद हम जो भी भाषा सीखते हैं, हम उस भाषा को सीखने के लिए एक आधार चाहते हैं और वो आधार हमें हमारी मातृभाषा प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए कि घर में हिंदी बोली जाती है और मातृभाषा हिंदी है किसी बच्चे की, अब उसे इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश के जब वो शब्दों को सुनेगा, पढ़ेगा, उसको याद करेगा, तो वो इंग्लिश को हिंदी से जोड़ करके चलेगा, क्योंकि एक आधारभूत भाषा के रूप में उसके पास हिंदी होगी। तो हिंदी के माध्यम से वो इंग्लिश भी सीख सकता है। ऐसे ही जब वो संस्कृत सीखने लगेगा तो संस्कृत को जो शब्द है उनको वो देखेगा कि हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी भाषा एक आधार का काम कर रही है। तो ऐसे ही अगर कई जगह पर आपने देखा होगा कि घर में लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं अपने परिवार में, तो बच्चे इंग्लिश ही बोलना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स को देख करके। तो वहाँ पे एक आधार की जो भाषा है वो इंग्लिश दी जा रही है। फिर उसके बाद अगर वो हिंदी सीख रहा है, इंग्लिश के बाद अगर हिंदी सीख रहा है, तो उसको इंग्लिश का आधार मिला हुआ है। तो आप देखेंगे कई बच्चे जो है हिंदी भी लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि कोई भी भाषा को अगर हम सीखते हैं, उसके लिए एक आधारभूत भाषा होती है जो कि हमारी मातृभाषा हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। ये जो भाषाओं को सीखने की बात मैं कह रही हूँ, ये मानक रूप से जो हम सीखने की बात करते हैं, जैसे हम विद्यालय में जाकर के जो भाषा सीखते हैं, जैसे इंग्लिश सीखते हैं, तो लेकिन घर में हम हिंदी बोलना सीखते हैं, हिंदी बोलना आता है हमें, तो हिंदी को आधार बना लेते हैं। या अगर हम पंजाबी बोलना जानते हैं तो पंजाबी को आधार बना लेते हैं। तो लर्निंग लैंग्वेज का अर्थ ही है भाषा को सीखना, भाषा को किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं दैनिक जीवन में, उसको जानना, उसकी बारीकियों को समझना। तो ये है लर्निंग लैंग्वेज। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, भाषा द्वारा अधिगम। अब टीचर के पास जब बच्चे आते हैं तो उसे अगर वो भाषा का टीचर है, लैंग्वेज का टीचर है, चाहे वो हिंदी का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाषा को सिखाने की। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि अगर वो हिंदी का टीचर है तो हिंदी भाषा सिखाएगा, तब तो उसकी बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि व्याकरणात्मक दृष्टि से भी उसे वो सारी चीज़ें देखनी है, तो उसका भी ध्यान रखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं भाषा द्वारा अधिगम की, यानी लर्निंग थ्रू लैंग्वेज की, तो भाषा के माध्यम से हम बहुत सारे विषयों का अधिगम करते हैं, ये सत्य है। क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हमें आधार स्वरूप एक भाषा चाहिए, चाहे आप देखेंगे वो एक मीडियम के रूप में होती है। आपका मीडियम या तो इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी मीडियम होता है, किसी का पंजाबी मीडियम होता है, किसी का उर्दू मीडियम होता है, किसी का संस्कृत मीडियम होता है।
तो मीडियम क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसके एक भाषा का माध्यम है, उसमें उस वो केवल एक माध्यम का काम कर रहा है, लेकिन उस विषय के अंतर्गत जो जानकारी है वो वही की वही है। हिंदी में आप लिख लीजिए, चाहे इंग्लिश में, चाहे आप संस्कृत में, पंजाबी में, उर्दू में, लेकिन विज्ञान के जो विषय हैं वो विज्ञान के ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने भाषा और विज्ञान को जोड़ने की बात की है, तो मान लीजिए भाषा और विज्ञान से संबंध की हम बात कर रहे हैं, तो भाषा की पुस्तक में ही आप देखते हैं कि विज्ञान से संबंधित पाठ आते हैं। जैसे मान लीजिए आग की खोज है, तो आग की खोज जो है ईवीएस के अंतर्गत आ जाता है विषय। और अगर हम फायर के बारे में बात करें तो साइंस के अंदर भी उसे हम ले सकते हैं, हीट से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर है, लैंग्वेज टीचर है, अगर भाषा के अंदर एक विज्ञान से संबंधित कोई पाठ आया है, तो लैंग्वेज टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे विज्ञान से संबंधित जो भी टॉपिक है उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। वो भी कुछ पढ़कर आए, आग के बारे में पढ़ के आए, हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में पढ़ के आए, और उसका जो मेन फोकस होगा वो वहाँ पे लैंग्वेज पर होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भाषा और इतिहास की। ऐसे ही हिंदी की पुस्तक में आप देखते हैं, जैसे झांसी की रानी है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटक जो होते हैं ये ऐतिहासिक महत्व से संबंधित है। तो यहाँ पर टीचर केवल ये ना समझे कि मैं केवल भाषा का टीचर हूँ तो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर उससे संबंधित उसे ऐतिहासिक जानकारी भी होनी चाहिए और बच्चों के साथ उसे शेयर करना आना चाहिए। फिर उसके बाद भूगोल की बात करें, भाषा के साथ भूगोल, तो जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत पाठ पढ़ा रहा है टीचर, तो भौगोलिक वर्णन करना भी अनिवार्य हो जाता है, तो हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी उसे होनी अपेक्षित है। फिर अगर भाषा और कला की बात करें तो नृत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, इनसे संबंधित पाठ भी आप भाषा में देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि इस तरह की जो लोक कलाएँ हैं, जो चित्रकला इत्यादि हैं, इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करके ही कक्षा में आए और भाषा के माध्यम से वो ज्ञान भी बच्चों तक पहुँचाए। फिर इसके साथ ही भाषा और अन्य विषयों की अगर हम बात करते हैं कि भाषा के साथ हम अन्य विषयों को अगर हम जोड़ते हैं, तो ये देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अन्य विषयों में कुछ मॉरल हो सकते हैं, नैतिक जीवन से जुड़े हो सकते हैं, या मान लीजिए कि कोई इंग्लिश में कोई पोयम कराई, तो समान भाव की एक हिंदी की कविता भी बतानी बनती है बच्चों को, ताकि बच्चे उसके साथ लिंक कर सकें। अब यहाँ पे जो बात आ रही है भाषा द्वारा अधिगम, भाषा के माध्यम से हम विभिन्न विषयों का अधिगम करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि भाषा के माध्यम से हम विभिन्न विषयों का अधिगम करते हैं। तो यहाँ पे जो भाषा शिक्षक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका उत्तरदायित्व है कि वह अन्य विषयों का ज्ञान भी रखे, क्योंकि एकीकृत होकर के आपको शिक्षण कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड लर्निंग आपको बच्चे के लिए करनी है। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं लैंग्वेज का हूँ तो मैं साइंस का टॉपिक क्यों डिस्कस करूँ, हिस्ट्री क्यों डिस्कस करूँ, ज्योग्राफी क्यों डिस्कस करूँ, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको इंटीग्रेट करना है, समन्वय करना है। इंटीग्रेट करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंटीग्रेशन है, एकीकरण है, ये स्वाभाविक होना चाहिए और इसमें बेकार की बातों पर आपको जोर नहीं देना है। और ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों के मानसिक स्तर के बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए और आवश्यकता से अधिक विषयों का समन्वय आप मत कीजिए, उनको आप लिंक मत कीजिए। और समन्वय का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर आप, तो उसे साधन के रूप में करिए, साध्य के रूप में बिल्कुल भी मत करिए। साधन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, लेकिन उसे साध्य मत बनाइए। तो ये आपने देखा कि भाषा अधिगम और भाषा द्वारा अधिगम एक बहुत ही छोटा सा हम कह सकते हैं डिफरेंस है कि परीक्षा में ये पूछा भी जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर थोड़ा सा अगर हम इस पे
ध्यान देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको समझ सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा भाषा अधिगम और भाषा के द्वारा अधिगम में अंतर। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।